तो गाइस आज हम आचार्य प्रशांत जी की किताब पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समय, यूं ही जिंदगी ना फिसल जाए। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है 7वां। न किसी काम में दिल लगता, न कोई काम पूरा होता, युवा यूं क्या करूं प्रश्न करता। बोलता है आचार्य जी, मेरा रेगुलर वर्क, नियमित कार्य ही नहीं खत्म हो पाता है। मैं अपना काम समय से पूरा नहीं कर पाता हूँ। आप कहते हैं कि गीता सत्र सुनो, पर वो भी नहीं सुन पाता हूँ। नियमित काम ही चलता रहता है। मैं न स्पोर्ट्स जा पाता हूँ न जिम, यहाँ तक कि शॉपिंग के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं होता। अब आचार्य प्रशांत कहते हैं, महाभारत को प्रमाण मानना कोई अनुचित नहीं होता। कोई गीता तो महाभारत का ही हिस्सा है। अगर हम गीता की बात कर रहे हैं तो थोड़ा महाभारत की भी जा सकती है। आप कल्पना कर सकते हो, जब अर्जुन की बात करते हैं तो अर्जुन को बोलते हैं महाबाहो। कृष्ण अर्जुन को संबोधित कैसे करते हैं? श्रोता महाबाहो। आचार्य जी कहते हैं महाबाहो माने क्या? अरे वाह! क्या बाइसेप्स, बाजुओं की मांसपेशियों को कहते हैं बाइसेप्स हे होंगे महाबाहो। यही अर्जुन क्या बने हुए थे अभी दो ही 4 साल पहले? श्रोता बोलते हैं बहुनल्ला बृहन्नला। आचार्य जी कहते हैं, तो मित्रों में ये जो हाँ के बाद ये शब्द है, ये मैं थोड़ा बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मुझे कृपया माफ़ करें। तो अगर आपको सही पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें कि इसको कैसे सही बोलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या करते थे? नाचते थे। क्या बनकर? स्त्री बनकर, किन्नर बनकर। और आमतौर पर आप नर्तक के बाहों को कैसे सोचते होंगे, वो भी अगर स्त्री हो, क्योंकि वो स्त्री रूप रखे थे, कैसे होंगे? ये महाभाहो एक नर्तक है और पुरुष नर्तक नहीं, स्त्री नर्तक है। ये होते हैं पूर्णता की अभिव्यक्ति की जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, वो वहां पर एक उत्कृष्ट नर्तक भी बना हुआ था और नाच भी रहा था, सिखा भी रहा था। और ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर सुहाग कर दिया। ऐसा नाच सिखाना है कि कोई पकड़ भी ना पाए, कोई नहीं पकड़ पाए। अज्ञातवास था भाई, किसी को पता ही नहीं चला ये कौन है। ये जो भीम है, जो छाती फाड़कर खून पीने को तैयार है, अभी ये क्या बने हुए थे पता है? रसोइये। और क्या मस्त तैयार कर रहे थे? बोले कौन सा सालन चाहिए? पूरे राजमहल को खिला रहे हैं। ये होती है आंतरिक पूर्णता। अब भीम बोले कि अभी काम बहुत है, गदा भाजनी है, कुक थोड़े ही है हम। और बढ़ते दूसरे पेज पढ़ने की तरफ।
गाइस अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है बुक में जो मैं पढ़ रहा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब मैं जारी करता हूँ अपना पढ़ना। 2 मिनट। एक मिनट। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जरूर अपनी युद्धाभ्यास अब पढ़ना जारी रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जरूर अपनी युद्धाभ्यास में इतनी गहराई से डूबते रहे होंगे कि अभ्यास अल्पकाल में ही पूरा भी हो जाता रहा होगा, नहीं तो नाचना कैसे सीखा होता। और सर्वश्रेष्ठ आप तभी हो सकते हो जब आपके अभ्यास में गहराई हो। अभ्यास में गहराई होगी तो फिर आपको 24 घंटे नहीं अभ्यास करना पड़ेगा, फिर जो भी आप कर रहे हो वो एक समय में पूरा हो जाएगा ना। अब काम पूरा हो गया, अब दूसरा काम देखेंगे। मेरे जीवन का वृक्ष हर दिशा में फूल देगा क्योंकि जड़ें मजबूत हैं। उन मजबूत जड़ों को आत्मा बोलते हैं। जड़ें मजबूत हैं, मेरी जिंदगी में हर दिशा में फूल लगेंगे। पॉलीमेथ बहुज्ञ व्यक्ति। अब ये साइड में ये कुछ इम्पोर्टेंट बात यानी कि कुछ अच्छी बात लिखी है। सर्वश्रेष्ठ आप तभी हो सकते हो जब आपके अभ्यास में गहराई हो। अब पढ़ते हैं। तो अभी अंतर देखो, जो आंतरिक रिक्तता से काम करता है वो बाहर का कोई झूठा काम पकड़ता है और उस झूठे काम को किसी तरह रो धोकर भी पूरा नहीं कर पाता। ये आंतरिक रिक्तता का प्रमाण है कि ये व्यक्ति एक आयामी जीवन जी रहा है। उसमें भी इसने जो एक काम पकड़ा होगा वो कभी पूरा नहीं हो सकता होगा। ये हमेशा खुद भी परेशान रहता होगा और दूसरों से भी गाली खाता होगा कि तेरा काम क्यों नहीं पूरा होता कभी। और जब आंतरिक पूर्णता से उसको आनंद बोल लो, आत्मा बोल लो, ईमानदारी बोल लो, जैसे भी कहना है, जब वहां से काम निकलता है तो एक नहीं 10 काम पूरे हो जाते हैं और आप 10 कामों में दक्ष होते हो। आप फिर एक जिंदगी में कई जिंदगियां जीते हो। बहुआयामी आपका व्यक्तित्व होता है। एक आपका जीवन हो सकता है धनुर्धर का, एक आपका जीवन होगा गायक का, एक आपकी जिंदगी प्रेम की चल रही है, एक आपकी जिंदगी कोई और चल रही है और इतनी सारी जिंदगियां हैं इसमें आपके पास। इनमें आपस में बहुत समायोग है क्योंकि ये सब के सब फूल एक ही जड़ से आ रहे हैं, तो इन फूलों में आपस में कोई असंगति नहीं है। ये बेमेल नहीं है, आपस में नहीं लड़ रहे। एक ही वृक्ष पर अलग अलग तरह के फूल खिल रहे हैं। कोई मजबूत आदमी देखा है कभी कि बहुत मजबूत है, बस एक कंधा मजबूत है
और जिस तरफ का कंधा मजबूत है उधर ही तरफ का बाजू देखो तो बाजू ऐसा है कि जैसे लकवा मारे हो, ऐसा होता है। कभी जब मजबूती आती है तो पूरे बदन में आती है ना, कुछ थोड़ा बहुत अपवाद हो सकता है, वरना जब मजबूती आती है तो आमतौर पर यही पाओगे कि पूरे बदन में आती है। ऐसा तो नहीं होगा कि बाह बहुत मजबूत है और टांग ऐसी है कि चला नहीं जाता। कहीं कहीं कोई होता होगा ऐसा अपवाद, वरना ऐसा नहीं मिलेगा। मजबूत आदमी आपको पूरा ही मजबूत मिलेगा। ये दूसरे पेज पर पढ़ा जा रहा है। दो जो मजबूती से भीतरी जगह से आ सकती है, और जब वो होती है तो भीतर की दशा को आनंद कहते हैं। फिर आनंद है भीतर जब सब कुछ ठीक होता है तो बाहर बहुत बहुत काम होता है, वास्तविक काम होता है, हर दिशा में काम होता है और बहुयामी काम होता है। और भीतर जब खोट नहीं होता और बेईमानी होती है तो बाहर का काम से भीतरी खोट को छुपाने के लिए होता है। वो फिर भीतर की एक खुली अभिव्यक्ति नहीं होती, वो फिर भीतरी गड़बड़ को फिर छुपाने के लिए होता है। भीतर की बात पर पर्दा डालने के लिए बाहर लगातार फिर काम चलता है। तो एक काम जो इसलिए होता है कि भीतर जो हमने एक प्रदिश करना चाहते हैं, जड़े पुष्पों के माध्यम से अपनी घोषणा करना चाहते हैं पूरे संसार को, क्योंकि जड़ तो कभी दिखाई दे नहीं सकती, आत्मा की तरह है। वो अपनी उद्घोषणा करती है, मैं हूँ, कैसे उद्घोषणा करती है। इन खूबसूरत फूलों को देखो, मैं ना होती तो इन पुष्पों में ये सौंदर्य कहाँ से आता, इन पत्तियों में ये कोमलता कहाँ से आती। ये जड़ बोल रही है। और अगर मैं ना होती तो इस तने में ये मजबूती कहाँ से आती। मैं ही बल का स्रोत हूँ, मैं ही सौंदर्य का स्रोत हूँ, मैं ही सारी नवीनता, मौलिकता और कोमलता का स्रोत हूँ। ये जड़ें घोषित कर रही है, अब वो स्वयं बाहर नहीं आ सकती, तो इन सब के माध्यम से, तने के माध्यम से, शाखा के माध्यम से, पत्ती के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से वो अपने आप को प्रदर्शित व्यक्त कर रही है। यह असली जीवन है। इसमें निरंतर कर्म है कि नहीं। कोई एक क्षण होता है जब जड़ें काम करना छोड़ दे, निरंतर कर्म है, पर वो कर्म इसलिए नहीं है कि जड़ें लज्जित होकर के अपना मुंह छुपाना चाहती है। वो कर्म इसलिए कि जड़ें अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं। पूरे गौरव के साथ जड़ें वृक्ष बनकर खड़ी हो जा रही है। देखो इतना भारी वृक्ष, वो क्या है, वो जड़ें हैं जो कह रही हैं, ये देखो, ये है हम, ये हम है। ये एक होता है तरीका जानने का। यहाँ घोर कर्म है, निरंतर कर्म है, और वो कर्म आपके आनंद की, आपकी सच्चाई की अभिव्यक्ता है। और एक दूसरी जिंदगी होती है। आप
आम आदमी की। और यहाँ पर जो वाज श्रवस है नचिकेता के पिताजी जी। इस पद्यांश में मतलब पठित पद्यांश में मतलब गद्यांश में ये 3 का मतलब है कठोपनिषद से। उनकी उस जिंदगी में क्या होता है, उस जिंदगी में होता है कि काम बाहर कि काम बाहर चलता है, वो काम अलज होता है। वो काम जैसे खच्चर का बोझ हो ऐसा होता है, और वो काम कभी पूरा नहीं होता, वो काम हमेशा अधूरा रहता है। अब चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। एक दिशा का होता है और उस काम से कुछ हासिल भी नहीं होता। वो कर्म सिर्फ किस लिए होता है कि भीतर जो झूठ है उसको छुपा कर रखा जाए। हमने एक बहुत बहुत गलत मूल्य पकड़ लिया है, और वो गलत मूल्य ये है कि जिसको बहुत काम करना देखो उसको इज्जत दे दो। ये अच्छा मूल्य नहीं है। दफ्तरों में उसको बहुत सम्मान मिल जाता है, जिसको पाओ आपकी और सब चले गए। अभी भी ये केबिन में बत्ती कैसे जल रही है, और आप जाकर देखते हो वहां कोई एक बैठा हुआ है। ये महंतकश नहीं है, ये चोर है। जब रात में कोई नहीं है, ये अकेला बैठा है, तो इसको चोर काहे ना माने। जो असली आदमी होगा उसका काम तो समय से पहले पूरा हो जाएगा, उसे ने असली काम कर भी रखा होगा। ये जिनका काम भी पूरा नहीं होता, ये चोर है। ये काम से भी चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये काम को जानबूझ कर कभी पूरा होने देंगे ही नहीं। और ये खुद से भी चोरी कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर काम में लगे रहने के कारण न इनका कोई आत्मज्ञान होता है, न कोई आत्मविश्वास होता है। जब तुम दिन भर बैठ करके सिर्फ कुर्सी गरम कर रहे होते हो, तो तुम्हारा अपना अन्य दिशाओं में विकास कैसे होगा, बताओ। कर्म का मतलब क्या होता है कि कर्म का मतलब होता है बस कुर्सी पर जो काम दिया था वही काम होता है। आप सड़क पर दौड़ने निकल गए और 4 किलोमीटर दौड़कर आ रहे हो, ये कर्म कैसे नहीं ये है, बताना जरा। या कर्म सिर्फ तब है जब उसमें से पैसे मिले। कर्म सिर्फ तब है जब पैसा मिले। इस शताब्दी पिछले शताब्दी दोनों का जो सबसे अच्छा कलात्मक माध्यम रहा है वो है मूवीज, फिल्में। ठीक है, उसमें बहुत कुछ आ जाता है, बहुआयामी होती है वो। एक मिनट, अब मैं ये वाला पैराग्राफ वापस पढ़ता हूँ अगर आपने ना सुना। इस शताब्दी पिछले शताब्दी दोनों का जो सब अच्छा कलात्मक माध्यम रहा है वो है मूवीज। ठीक, उसमें बहुत कुछ आ जाता है, बहुआयामी होती है वो, और दुनिया में कुछ नहीं होता। तो सब भाषाओं को मिला दो तो कम से 2-4
200-400 मूवीज तो ऐसी होंगी जो हर शिक्षित आदमी को देखनी ही चाहिए। अगर आप वो नहीं देख रहे हैं तो उसमें आप में कुछ कमी छूट जाएगी। अगर आप वो मूवी देख रहे हैं तो वो कर्म नहीं है क्या? या कर्म सिर्फ तो जब आप बैठकर कीबोर्ड पर काम कर रहे हो? कर्म सिर्फ तब है जब गिना जा रहा है कि ऑफिस में कितने घंटे लगा है। बोलो, आप वो मूवीज क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि आप चोर हैं। ये आप खुद के खिलाफ चोरी कर रहे हैं। और याद रखो, जब कोई काम 4 घंटे का हो और 14 घंटे में किया जाए तो उससे वो काम और बेहतर नहीं हो जाता, बहुत खराब हो जाता है। ये बात गौर से सुनेंगे तो ही समझ में आएगी। जो काम 4 घंटे का होता है जब 14 घंटे में किया जाता है तो इससे ये नहीं कि वो और बेहतर हो गया, वो और खराब हो जाता है। पूरी तली है कभी। श्रोतागण हंसते हुए, समझ गए? गाइस, मेरे पास ये एक और बुक है, संघर्ष अपने विरुद्ध। इसकी भी मैं जल्द ही वीडियो डालने वाला हूँ। और एक और बुक है जिसका नाम है वेदांत। इसकी भी मैं जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ। देखिए, वेदांत और संघर्ष दोनों की ही मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो इसमें वेदांत के बारे में बताया गया है और इसमें संघर्ष, वो भी अपने विरुद्ध के बारे में। तो ये दोनों बहुत अच्छी किताबें हैं, ये आपको भी लेनी चाहिए। और ये जो मैं समय पढ़ रहा हूँ ये भी आपको लेना चाहिए। ये उक्तियों के साथ मिलती है, जैसे कि ये नया संस्करण है, उक्तियों के साथ है। ये भी ये वेदांत, नया मन नया जीवन। देखिए, राष्ट्रीय सेलर है ये भी राष्ट्रीय सेलर है, राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग कर, राष्ट्रीय बेस्ट सेलर। और संघर्ष भी राष्ट्रीय बेस्ट सेलर है, अपने विरुद्ध उक्तियों के साथ है। ये वेदांत, राष्ट्रीय बेस्ट सेलर, ग्रंथ कर, ये सारी किताबें आचार्य प्रसाद जी ने लिखी है। ये बहुत ही महान इंसान है। ये बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। और मेरे पास एक और किताब है, यू कैन विन। ये शिव खेरा की किताब है। इसमें ये लिखा है न्यू एडिशन है। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसका मतलब है कि विनर कोई चीजें डिफरेंट चीज नहीं करते, वो वही चीजें डिफरेंटली करते हैं। ये भी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। 2.6 मिलियन कॉपीज सोल्ड है 60 लैंग्वेजेस में। इसकी भी मैं वीडियो जल्द लाने वाला हूँ। अब ये पढ़ते हैं। अब लिखा है, समझ गए? जो चीज 1 मिनट में बाहर आ जानी चाहिए थी, अगर वो 15 मिनट में बाहर आई है तो क्या होगा? जो कल 1 मिनट की होनी चाहिए वो 15 मिनट की हो गई है तो क्या होगा? कह रहे हैं तो मेहनती बहुत है मैं जो एडिटिंग, सॉरी गाइस, मेरा ये मोबाइल स्टैंड गिर गया था। पंद्रह मिनट गए वो तो क्या होगा? कह रहे मेहनती बहुत हूँ मैं। जो एडिटिंग संपादन आधे घंटे में होनी चाहिए वो पूरे दिन में 5 मिनट की हुई है तो क्या होगा? ये हमने बहुत गलत मूल्य बना रखा है कि जो आदमी ज्यादा घंटे कुर्सी गर्म करता है वो बेहतर आदमी है। इज्जत उनको 2-4
2-4 घंटे का अगर काम था तो वो 3.25 घंटे में कर दे और बोले सब निपट गया। बताइए, ये आदमी काम जानता है। इस आदमी के पास जीवन में सार्थक व्यवस्था, सार्थक व्यवस्था है, सार्थक व्यवस्था। ये आदमी कह रहा है 4 बजे के बाद मेरा अपने आप से वादा है कि मैं रोज कम से कम 25 पन्ने पढ़ता हूँ। मुझे मेरी किताब पूरी करनी है, मुझे खेलने जाना है, मुझे घूमने जाना है, हर तरफ फूल लगाने हैं ना। किताब अजीब सा पौधा होता है। सोचो, एक इतना लंबा पौधा और इसमें एक तरफ एक डाल है, उस पर फूल ही फूल लगे हुए हैं और बाकी मामला झाड़। कैसे अजीब लगेगा। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? अभी पड़ा तल रहे हैं, पूड़ी तल रहे हैं। अरे पूड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भैया राख। पूड़ी तलना बंद कर, उठ यहाँ से भाग। सभी हंसते हुए, सब हंसते हैं। बाहर लगे हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होना है। हमारी सब समस्याएं मूलतः अंततः आंतरिक होती हैं। जब तक आप आंतरिक समस्या को अभी स्वीकृति नहीं देंगे, उसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक बाहर आप कितना हाथ पाँव चला लो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और हम ढीठ इतने होते हैं कि भीतरी झूठ को बचाने के लिए कितना भी बाहरी श्रम कर लेते हैं। हम मेहनत करते करते दम तोड़ सकते हैं, इतना तो मेहनती है आदमी। वो मेहनत नहीं, वो ढिढ़ाई है, गधे जैसी ढिढ़ाई। गधा बहुत ढीठ होता है। मैंने ट्रैफिक जाम लगा देखा, सड़क के बीच में खड़ा हो गया था, हटने को तैयार नहीं और हिल भी नहीं रहा था। जैसे ही गधे की मूर्ति खड़ी कर दी हो सड़क के बीचों बीच, हार्न मार लो, कुछ कर लो, अंत में पीटा तो हटा। समझ में आ रहा है बात? ये जो आदमी को इतनी मेहनत करते देखते हो जिंदगी भर, तुम्हें क्या लगता है सचमुच मुझे इस मेहनत की जरूरत है? ये कोई अर्जुन वाला श्रम है कि कुरुक्षेत्र? चढ़ते हैं दूसरे पेज की तरफ। में लड़ाई हो रही है, धर्म युद्ध लड़ रहा है, इसलिए पसीना बन रहा है और खून बन रहा है, खून बह रहा है। नहीं, कुछ नहीं। जो आम आदमी मेहनत करता है ये करता है। ये बस ये है कि असली लड़ाई नहीं लड़ूंगा, नकली लड़ाई में। बताओ कितनी मेहनत करनी है, सारी मेहनत कर लूंगा। वो सारी मेहनत एक तरह के अस्तित्व को घुसा देने जैसा है। देखो, मेरी भीतर चोरी का पर्दाफाश मत करो। मैं रोज घुस दूंगा, मेहनत करके बस जो भीतरी स्थिति है वो अनावृत नहीं होनी चाहिए। लगे हुए हैं बाहर मेहनत नहीं करने में। क्या बोल
क्या बोल रहे हैं कि कर्तव्य निभा रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब अंदरूनी बात यह है कि तुम्हारे सब कर्तव्य फटे हुए हैं, पर तुम्हारा अहंकार आश्रिम है उन कर्तव्यों पर। तुम अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ कहलाना चाहते हो। अहंकार अपने आप को कहना चाहिए, मैं कर्तव्यनिष्ठ अहंकार हूँ। उसे जीने के लिए किसी न किसी से तो जुड़ना पड़ता है। तो किससे जुड़ गया है? भीतर कर्तव्यों से जुड़ गया है। मैं कर्तव्यशील हूँ। अब भीतर अगर अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ घोषित करेगा तो भीतर तो फिर दिन भर अपने फालतू के कर्तव्यों के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करेगा। और कर रहे हैं मेहनत। इन दिन आप सड़क पर निकल कर दिखा दीजिए, खासकर शाम को 6 से 10 बजे तक। यहाँ ये शहर तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है। आप नोएडा की तरफ जाकर दिखा दीजिए क्या मेहनत चल रही है। यहाँ से वहां पहुंचने में 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 1 घंटे से अगर कम लग जाए तो बात करिएगा। अभी देखते हैं ये साइड में कुछ इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है। जितनी मेहनत हम अपने झूठों पर पर्दा डालने के लिए कर लेते हैं, उसकी आधी तिहाई चौथाई मेहनत भी अगर हम अपने झूठ को मिटाने के लिए कर ले तो हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा। हम मेहनत कश लोग हैं। नहीं, अच्छी बात है कि मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, पर किसके लिए कर रहे हो? सॉरी। ये सारी मेहनत कहीं अस्तित्व को घूस देने जैसी बात तो नहीं है। देखो मेरी चोरी किसी को मत बताना। मैं जिंदगी भर कमा कर तुम्हें खिलाऊंगा। बस किसी को बताना मत कि भीतर से फटा हुआ हूँ। बात समझ रहे हो? सत्यनिष्ठा ईमानदारी को बहुत कमी रहती है। उसके बिना हम खुद को पूरा झांसा दिए जाते हैं। सबको ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे हम किसी सार्थक काम में लगे हुए हैं, जबकि जो काम हम कर रहे हैं वो वास्तव में भीतर की निरर्थकता की अभिव्यक्ति मात्र होता है। जितनी मेहनत हम अपने झूठों पर पर्दा डालने के लिए कर लेते हैं। अब चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। लेते हैं उसकी आधी तिहाई चौथाई मेहनत भी अगर हम अपने झूठ को मिटाने के लिए कर ले तो हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा और दुनिया में जितनी बाहरी समस्याएं हैं वो भी हल हो जाएंगी। नुकसान का सौदा है। जहां गंदगी है उसको पड़े रहने देना और बस उस गंदगी के प्रभावों की सफाई करते रहना नुकसान का सौदा है।
व्यक्तिगत तल पर भी और आर्थिक तल पर भी बात समझ रहे हो। आपके मोहल्ले में एक कूड़े का ढेर हो, खाली प्लाट पड़ा था, उस पर सब कूड़ा लाकर डालते हैं। कूड़ा ही है, कुछ नहीं, बस कूड़ा, 2 कौड़ी का कूड़ा। लेकिन उस कूड़े के कारण वहां पर तमाम तरह के मक्खी, मच्छर, कीड़े और बीमारियां और जीवाणु ये सब पनपने लगे हैं और मोहल्ला पड़ने लगा है एकदम बीमार। तो मोहल्ले वाले ने सभा की और खूब पैसे जोड़े, इकट्ठा किए और एक बड़ा भारी अस्पताल मोहल्ले में बनवाने में जुट गए। ये है आम जिंदगी, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, आधुनिकतम सुविधाएं, विदेशी उसमें डॉक्टर होंगे तो जो एकदम कटिंग एज रिसर्च, अत्याधुनिक अनुसंधान से मोस्ट मॉडर्न मेडिसिन, सबसे आधुनिक चिकित्सा होगी वो वहां लाई जाएगी। ये पूरी व्यवस्था रहेगी। एम्बुलेंस, रोगी वाहन भी मर्सिडीज की होगी। मोहल्ले वाले भी बोल रहे हैं कि सब बेच देंगे, घर द्वार बेच देंगे, मोहल्ला भी बेच देंगे, पर ये अस्पताल शानदार होने चाहिए। वो जो शव वाहन वो BMW की है, पूरी मेहनत कर डाली, कई करोड़ का अस्पताल खड़ा कर दिया, बस क्या नहीं किया श्रोतागण, कूड़ा साफ नहीं किया। आचार्य प्रशांत अब कहते हैं, वो 2 रुपए का कूड़ा था, लेकिन उस कूड़े के साथ कुछ जुड़ा होगा, आंतरिक झूठ हो सकता है, कोई धार्मिक मान्यता ही जुड़ी हो, कोई पुराना विश्वास जुड़ा हो, पुरखों की भावनाएं जुड़ी हो कि ये तो पुश्तैनी परंपरा रही है कि यहीं पर लाकर के 18 पीढ़ियों के कूड़ा डाला जाता है, तो इसको तो नहीं हटा सकते। वह कूड़ा हटाने में 1005 लगता कूड़ा हटाया जा सकता है। वहां एक बहुत सुंदर बाग डाला जा सकता है। 1005 की जगह क्या किया है, अस्पताल खड़ा कर लिया है, और उस अस्पताल को खड़ा करने से भी बीमारियां और अस्पताल को खड़े करने से भी बीमारियां हट नहीं जाएंगी, अधिक से अधिक उपचार की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन उपचार कर भी लो तो बीमारियों का कष्ट क्या पूरी तरह हट जाएगा, और उपचार क्या कभी 100% सफल होगा? तुम कितना भी ऊपर कर लो, कुछ लोग तो मरेंगे ही। इससे कहे बेहतर होगा जो मूल कारण था उसको हटा दिया गया होता। मूल कारण नहीं हटाते, लेकिन अभी अस्पताल बनाया, इससे GDP, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ जाएंगे। ज्यादातर हम जिसको आर्थिक तरक्की कहते हैं वो ऐसी है। अब गाइज अब हम पहुंच गए हैं 41 पेज नंबर पे। तो गाइज अब हम दूसरी वीडियो में 42 पेज से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे। समय संबोधित है 49 पेज तक। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।